आज हम आपको टेबल सिखाएंगे और टेबल पे यहाँ पे आपके 2 मार्क्स फिक्स हैं, 2 नंबर और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब हो सकता है वो क्वेश्चन 2 ही मार्क्स में सीधे पूछ ले या तो 1 नंबर MCQ टाइम में पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर, आना है तो फिक्स है। इसलिए अगर ये छोटी छोटी चीज़ें और आप 1-1, 2-2 नंबर फिक्स करोगे ना, आप 99 प्लस मारोगे। यही चीज़ तो होता है। अब बताओ, अब ये आप लोग ये छोटा चीज़ है, ये तो कुछ मामूली चीज़ है, बड़े बड़े क्वेश्चन करके जा रहे हो। अरे छोटी छोटी बातें भी तो ध्यान रखो। वो तो 1-1 नंबर उठवाएगा, अब 1-1 नंबर का आप मिसिंग करके आ रहे हो, 3-3, 4-4 नंबर के कंप्लीट करके आ रहे हो, तब भी कहा आपके 5-10 नंबर कम हो जाएंगे। इसको आप जानते हो 80%, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाओगे। और फुल मार्क्स लाने के लिए छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी है आपको, और छोटी छोटी बात ध्यान रखोगे जब 90 प्लस के ऊपर भागोगे। सोचोगे ये छोटा सा चीज़ है, ये नहीं आएंगे, तो टेबल है। अब एक बच्चे क्या बोला, भैया सर तो आप 12 मिनट पढ़ाएंगे, टेबल तो क्या है, टेबल तो हमें पैसे ही पता है। क्वेश्चन देंगे यूटी में आएगा, पता लग जाएगा। अभी अब देखो पहला क्वेश्चन कैसा होगा। इस तरह से आपको सबसे पहले यहाँ से देखना है कि मैं आपको थोड़ा सा रफली में बता देता हूँ। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, x - 2y और बराबर 0, आपके इसकी इक्वेशन क्या होती है, आपको पता है कि ax + by + c बराबर 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जब भी ये इक्वेशन होती है, अब बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ a1 होता है, b1 होता है, c1 होता है, q होता है। अब बताओ, अगर मैं चेयर बोलूँगा, आपको पता है कहीं हॉल में भी जाओ, कहीं भी जाओगे, सीट नंबर पड़ा होता है कि नहीं होता, सारी तो सीटें होती हैं। अब आपसे बोलूँगा सीट पे बैठ जाओ, अब कौन सी सीट पे बैठोगे, क्योंकि सीट तो बहुत सारी हैं, तो उसमें नंबरिंग दे दूंगा मैं कि मैं आसानी से बोल सकूँ कि सीट नंबर 2 पे बैठो जाके, तो आप सीधे सीट नंबर 2 पे जाके बैठ जाओगे, ठीक है। ऐसे इक्वेशन आपकी इसमें 2 हैं। अब मैं किस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो आपको इसमें लेट करना पड़ जाएगा। किस लेट में, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये इक्वेशन a1 b1 c1। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कर दूंगा, a2x + b2y + c2 बराबर 0। बात समझ में आया। ये जो a1 b1 c1 मान रहा हूं, a2 b2 c2 मान रहा हूं, क्यों मान रहा हूं, क्योंकि 2 इक्वेशन की बात हो रही है। तो दोनों इक्वेशन में आपको तो ये तो पता लगेगा ना कि किस इक्वेशन की बात हो रही है। अब 2 इक्वेशन है तो इसलिए a1 a2 माना, अगर 3 इक्वेशन होते तो a1 a2 a3 मानता, कि आपको पता तो लगता किस इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। अब मैं इक्वेशन दोनों है, अब मैं a बोलूं तो इसमें भी आपको a की वैल्यू यहाँ 1 होगी, यहाँ पे a की वैल्यू होगी 3, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि 1 रखेगा 3 रखेगा, समझे। लेकिन जब मैं बोल दूंगा कि a1 और a2, तो आप समझ जाओगे कि a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है। तो जहां a1 दिखेगा वहां पे 1 रखोगे, जहां a2 दिखेगा वहां पे 2 रखोगे। बात समझे, इतना सा था। अब जरा ध्यान से देखो, अब मेरा क्या है, अब कंपेयरिंग करने वाला, एक बार देखो जरा कंपेयरिंग कैसे करोगे, जरा इस चीज को देखो। मान लो कंपेयरिंग करना है आपको, पहले क्वेश्चन था x - 2y बराबर 0 है, मैंने इसको a1x + b1y + c1 बराबर 0, तो ये x कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा जो दिख नहीं रहा भाई, 1 नंबर कभी शो नहीं करेगा, बाकी जितने भी नंबर होंगे वो शो कर जाएगा, 2 3 होता दिख जाता आपको, है ना। तो a1 का वैल्यू कितना आएगा 1, और b1 का वैल्यू कितना आएगा -2, यहाँ प्लस है ना, अगर वहाँ -0 तो माइनस ही लेना है, तो -2, और c1 की वैल्यू तो आपको कहीं दिखी नहीं रही इसमें, तो इसका मतलब क्या है 0 है। यहाँ पे c1 होता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा आपको, तो क्या है वो 0 है। ऐसे में इसकी बात करता, मान लो इस इक्वेशन का 3x + 4y - 20 बराबर 0, तो मैं इसको a2x + b2y + c2 बराबर 0, तो a2 कितना है, a2 की वैल्यू कितनी आती है 3 आती, और b2 की वैल्यू कितनी आती है 4 आती, और c2 की वैल्यू कितनी है -20 आता। कंपेयरिंग करना आ गया, कर लोगे कंपेयरिंग। अब जब कंपेयरिंग हो गई तो अब जरा क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये a1 की वैल्यू है, तो यहां पे a1 की वैल्यू क्या है, यहां 1 रखो, a2 की वैल्यू कितनी है 3, यहां 3 रखो, इसमें b1 में आओ, b1 की वैल्यू कितनी है -2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है 4 है, करने के बाद क्या आएगा -1/2, उसके बाद c क्या है 0 है, और c2 की वैल्यू कितनी है -20 है, बराबर क्या जाएगा 0। और मैंने कंक्लूजन में क्या देखा, कंपेयरिंग में रेशियो में देखा, क्या देखा कि जो a1 था और a2 है बराबर b1 है, जो बराबर b2 है, बराबर c1 है, वो बराबर c2 है। क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। और जिस कंडीशन में तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं आती ना, उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अब इंटरसेक्टिंग को कहते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली
वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसे। अब जैसे मान लो ये तो ठीक है, ये बोला अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन की कंडीशन तो क्या होती है? आप ग्राफिकली पूछेगा तो बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब यहाँ पे ये आ गया, जब आप ग्राफ पे ये दो इक्वेशन डालोगे, पुट करोगे वैल्यू, तो ध्यान रखना ऐसे ग्राफ होगा, उस पर लाइन ऐसे जा रही होगी और उसी लाइन को दूसरी लाइन को काटती हुई जा रही होगी, समझे? मतलब ग्राफ ये होगा और एक लाइन यहाँ जा रही होगी, एक लाइन यहाँ जा रही होगी, ठीक है। और यही आपका इंटरसेक्टिंग हो रहा होगा, ध्यान रखना। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना और कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहां पे इस लाइन को क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलोगे। क्लियर? तो ग्राफ समझ में आ गया। अगर मैं ग्राफ ऐसे दे दूंगा तो क्या बोलोगे? ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन को बोलोगे। आगे देखो, अब A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, और A2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। करने के बाद क्या 1/2। और यहां पे देखो B1 कितना है? 3 है, और B2 कितना है? 6 है। यहां रखने के बाद क्या 1/2। यहां माइनस का 9 है और माइनस का 18 है। माइनस माइनस कैंसिल आउट करने के बाद 1/2। अब कंपेयरिंग द रेशियो में मैंने क्या देखा कि A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2, C1 बराबर C2। मतलब ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या है? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब तीनों के तीनों रेशियो क्या दिख रहे हैं आपको? इक्वल में दिख रहे हैं। और जब इक्वल आ रहा है तो उस चीज को क्या कहोगे आप? कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन है। क्या बोलोगे? कोइंसिडेंट लाइन बोलोगे। और इसका क्या हो जाएगा? इसका मैनी इनफिनाइट सॉल्यूशन, मैनी इनफिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इस पे ग्राफ कैसे बनेगा? जब ग्राफ की बात आएगी इस पे, तो एक लाइन के ऊपर जस्ट एक लाइन होगी ऐसे। जैसे मान लो मैंने इसकी वैल्यू निकाली, हाँ उसके ऊपर होगी ऐसे, इस तरह होगी। मतलब यही लाइन है जो इस इक्वेशन की होगी लाइन, वो ऐसे जा रही होगी ग्राफ पे। जब मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ ग्राफ पे ऐसे लाइन जा रही होगी। और इसकी भी इसी इक्वेशन की अगर लाइन मैं ड्रॉ करूंगा वैल्यू, तो उसी पे ड्रॉ होने के बाद वो भी इसी लाइन से गुजरती हुई जाएगी। इसके ऊपर तर, हाँ तर, उसी कॉन्सिडेंट कहते हैं इसके ऊपर जस्ट, ठीक है। एक के ऊपर एक, याद रहेगा, ये कॉन्सिडेंट होता है। अब उसके बाद क्या है? तीसरा रूल देखो। तीसरे रूल में क्या कहता है कि A1 की वैल्यू कितनी है? 1। A2 की वैल्यू कितनी है? 2। फिर अब B1 की वैल्यू कितनी है? 2। और B2 की वैल्यू कितनी है? 4। कैंसिल आउट करने के बाद 1/2 आ जाएगा। उसके बाद C1 की कितनी है? -4। और C2 की कैंसिल आउट होने के बाद क्या होगा? 1/। मैंने क्या देखा? A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2 क्या है? नहीं। बस दो स्टार्टिंग के बराबर दिख रहे हैं और तीसरा इक्वल नहीं आ रहा। यही तो देखो 1/2 बराबर 1/2 आ गया, लेकिन 1/3 नहीं आ रहा है। 1/3 एक दूसरे से इक्वल नहीं है। बोलो, वो ऊपर वाला इसमें आएगा और ये वाला वो होगा, ऊपर वाले में 0 होगा। तो अभी देखते जाओ कि यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 इक्वल आ रहा है, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन पैरेलल बनेगी और इसको यहाँ पे पैरेलल बोलोगे। क्या बोलोगे? पैरेलल लाइन। कौन सी है? ठीक है, पैरेलल लाइन है। और कंडीशन में क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो अगर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन बोला जाएगा तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, सॉरी पैरेलल लाइन। क्या बोलोगे? पैरेलल लाइन। ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद क्या होता है? इस कंडीशन में होने का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना? बात तो आती है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना? सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा जाएगा, लेकिन हम उससे पहले आपको एक बात बता देंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या बताएंगे? हाँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ध्यान रखना इस चीज का। तो जैसे सबसे पहले हम एक वर्ड देखते हैं यहाँ पे कि कंसिस्टेंट जो है और इनकंसिस्टेंट है वो आपका सिर्फ आएगा पैरेलल में। किस में आएगा? पैरेलल में आएगा। ध्यान रहेगा ये बात सभी को। अब देखो पैरेलल कहाँ है? पैरेलल लाइन ये रहा, पैरेलल है। इस पैरेलल की वजह से क्या होगा कि ये वर्ड चला जाएगा इनकंसिस्टेंस में आएगा।
किसमें आएगा? कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा इनकंसिस्टेंट कंडीशन, आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि हाँ पैरेलल होगी और वो नो सॉल्यूशन पे भी होगी। मतलब नो सॉल्यूशन है तो भी इनकंसिस्टेंट है, या वो पैरेलल लाइन बोल दे तो भी इनकंसिस्टेंट है, या ये वाली कंडीशन दिखा दे आपको तो भी इनकंसिस्टेंट है। मतलब इस तरीके तीनों का नाम एक ही काम। तीन फंक्शन है आपके, नो सॉल्यूशन पे भी यही कंडीशन रहेगी, पैरेलल लाइन क्योंकि है तो उसी का पार्ट ही है, बात समझ रहे हो। और बाकी जो बच्चे कुछ हैं दोनों वो कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट, ध्यान रखना इस चीज का। ये और ये कंडीशन पे कौन सी होगी? कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, अब सवाल भी पूछता है, कभी कभार आपको दो इक्वेशन दे देता है और पूछता है बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों को पता तो होना चाहिए कंसिस्टेंट किस कंडीशन पे है। वो तो सिर्फ क्या है? पैरेलल लाइन पे है। पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट बोल जाओगे। और अगर अदर हो गया इसके बाद मेनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन आ गया, या एग्जैक्टली सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन आ गया, या यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, या फिर ये आ जाए, तो कंसिस्टेंस बोलोगे, दोनों को कंसिस्टेंस बोलोगे। याद रहेगा ये बात? क्लियर? अब आगे देखो, यहाँ पे आता है डिपेंडेंट। क्या आता है? डिपेंडेंट। अब जो ये वाली कंडीशन होता है ना मेनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इसमें एक वर्ड आता है डिपेंडेंट। क्या आता है? डिपेंडेंट। अब बच्चे कहते हैं कभी कभार क्वेश्चन क्या आता है, एग्जामिनर बड़ी गहराई से दे देता है, एनसीईआरटी में एक वर्ड है डिपेंडेंट। ठीक है, और ये वर्ड बच्चे नहीं ध्यान देते, पढ़ते ही नहीं है। टीचर लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ा देते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जब क्वेश्चन में बोलते हैं ना फाइंड द वैल्यू ऑफ के और ये कंडीशन लिख के आता है मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बच्चे तुरंत निकाल देते हैं, या कॉन्सिडेंट लाइन आ जाए तो निकाल देते हैं। लेकिन जहां डिपेंडेंट बोल जाए ना, कहते हैं अरे नया क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन। अब बच्चे कहते हैं नया क्वेश्चन आया, वो नया क्वेश्चन क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनको तो नहीं पता होगा ना डिपेंडेंट के बारे में कि वही चीज़ है, वही काम करना है, खाली शब्दों को चेंज किया जा रहा है। समझ रहे हो? शब्दों को बदलेगा। और शब्द आपको याद रखना है कि अब कैसे भी पूछा जाए एग्जामिनर से और हमें उसका जवाब दे देना है। तो फाइंड द वैल्यू क्या पूछेगा? के निकालेगा। जब के निकलवाएगा ना तब पूछता है। अभी मैं इसी के ऊपर बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। सुन रहा है? ठीक है, ये सुन रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसी पे बेस पे हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आना ही आना है उस क्वेश्चन को लॉक करो कि दिमाग में आने आना है। सबसे पहले चीज वो पढ़ो, क्या आ गया? कॉन्सिडेंट लाइन आ गई। अब कॉन्सिडेंट लाइन के ऊपर कंडीशन क्या थी? एक के ऊपर एक, लेकिन कंडीशन क्या थी? उसमें दो इक्वल होंगे। कॉन्सिडेंट का मतलब यही था, हाँ मैनी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन था, मैनी इनफिनिटी सॉल्यूशन था। और उस कंडीशन में क्या था कि तीनों के तीनों रेशियो में क्या थे? इक्वल। मतलब अगर मैं बात करूं इसकी तो ये ऐसे 6x माइनस का ky प्लस का 16 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का आंसर है। और यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a की वैल्यू कितनी है? a1 की 6 आ गई, और b1 की वैल्यू कितनी आ गई? और c1 की वैल्यू कितनी आ गई? इसी पर दूसरी क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट। अच्छा, तो मैंने इसको पहले a1 देख लिया, पहले सीरीज देख लिया, इसको मैं अब दूसरी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले और दूसरे सेकंड किसी भी ले लो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो मैं इसे ले लेता हूँ। ठीक है, 3x प्लस सॉरी माइनस है माइनस वाई प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब a2 की वैल्यू कितनी है? आपको पता 3, और b2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 है, और यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी है? 8 है। ठीक है, अब मुझे पता है कि कौन सी कंडीशन है? कॉन्सिडेंट लाइन है। और कॉन्सिडेंट लाइन के मेरे अंदर बत्ती जल जाती है कि a1 बराबर a2, b1 बराबर a अपन में a2 है सॉरी, लेकिन बराबर b1 अपन में b2 बोलेंगे। मैं मेरे मुंह से निकल रहा है a1 बराबर a2 कर रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो a1 अपन में a2 बराबर b1 अपन में b2 बराबर c1 अपन में c2 होगा। याद रखेगा ये बात? क्लियर? तो अब ध्यान दो, a1 अपन में a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी है? मैंने 6 मान लिया। a2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, बराबर b1 की वैल्यू कितनी है? b1 की है माइनस का k, और b2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1, बराबर c1 की वैल्यू कितनी है? 16, और c2 की वैल्यू कितनी है? 8 है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं अब दो सब तीनों के बता रहा हूँ, एक दूसरे के बराबर है, अब चाहे अब इसके बराबर रख दो, चाहे इसको इसके बराबर रख दो, आंसर निकल जाएगा। तो मैंने क्या करा? मैंने इसके बराबर ले लिया पहले वाले के बराबर में। ठीक है, तो
ये काट दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो, वो आपकी चॉइस है। क्लियर? तो मैं इसके यहाँ पे पहले उतारूंगा और यहाँ पे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कट जाएगा 2 बार में, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे भी रखो करके देखोगे तो यहाँ पे भी k की वैल्यू 2 ही निकलेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आंसर अलग आएगा यहाँ पे अलग आएगा, ये सब एक दूसरे के बराबर है, तो किसी भी इक्वल के रख के आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट था। अब दूसरे में देखो जरा ध्यान से, दूसरे में क्या, द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x + 2y बराबर 5, 3x + ky + 15 बराबर 0 हैज नो सॉल्यूशन। क्या की कंडीशन? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन थी? नो सॉल्यूशन में पहले तो थी, उसके अलावा वो बताओ रेशियो बताओ एम्पियर में। तो नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन थी? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो मैं इसके कंपेयर में तो रख नहीं सकता, मैं इसको भूल जाऊंगा, इसके बराबर में रख के सोल्व कर दूंगा। बात समझे? इसका आंसर निकालो और कमेंट में मुझे फटाफट बताओ।